सर। चलो, तो जैसे मान लो ये एक हेक्सागन है, ये डॉगी को भी ज्यादा ठंड लग। तो क्या बजा रही है? हाँ सही है। चलो, रेगुलर हेक्सागन है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है पर ठीक है। रेगुलर का मतलब समषटभुज, ठीक है। इसके बीचों बीच एक चार्ज रखा है क्यू नॉट, और इसके हर शीर्ष पर, हर कॉर्नर पर एक चार्ज क्यू 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 रखा है। तो क्यू नॉट पर फोर्स निकालना है। रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन है, सभी जगह साइड ए है। अरे आया किसी का आंसर? जब भी ऐसे सवाल आए कि उसमें सारे फोर्स सेम एंगल पे लगे, देखो तीन बातें आपको देखनी है कि जो भी फोर्स लग रहे हैं सभी का मैग्नीट्यूड सेम हो। जितने भी मतलब दो चार्जों के बीच में जितने भी फोर्स आ रहे हैं सबका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दूसरा, वो सभी एक ही प्लेन में हो, एक ही तल में हो, मतलब कोई तल के बाहर नहीं निकलना चाहिए। जैसे ये सब इसी में आ जाएं, जो अपन, जो आपको स्क्रीन दिख रही है, इसी स्क्रीन में तीनों चारों छहों फोर्स आ जाए, कोई भी स्क्रीन के बाहर ना निकले। और तीसरा, सभी के बीच में समान कोण हो, सभी के बीच में सेम एंगल हो, यस सेम सर। एंगल। ठीक है, अब देखते हैं इसमें जितने भी फोर्सेस लगेंगे सब फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम आने वाला है, क्योंकि सभी फोर्स क्यू और क्यू नॉट के बीच में लगने वाले हैं, और सभी की सेंटर से दूरी भी सेम होगी। रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन में सेंटर से सभी की दूरी सेम रहती है। आप चाहें तो इसे प्रूव भी कर सकते हैं कि भाई ये साइड ए, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60, तो ये भी ए होगा, ये सभी में ऐसे सेम रहती है। जैसे हम बात करें व्रत की, तो व्रत में सभी की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सेम हो जाएगी ना, ऐसे तो सेम रहती है। ठीक है, तो सभी फोर्स क्या हो गए? सेम हो गए, सेम हो गए एफ। तो ये, एक सेकेंड, हाँ, तो ये वाला चार्ज जो है वो इस क्यू नॉट पर सामने फोर्स लगाएगा एफ, ऐसे इधर वाला इधर लगा देगा एफ, इधर वाला इधर लगा देगा, उधर वाला इधर लगा देगा, इधर वाला इधर लगा देगा, इधर वाला इधर लगा देगा। तो क्या होगा? सभी आपस में कट पिट के जीरो आ जाएंगे। और ऐसा हमेशा होगा जब भी ये कंडीशन फॉलो होगी। देखो यहाँ पे कंडीशन फॉलो हो रही है क्या? सभी का मैग्नीट्यूड सेम है, यस। सभी एक तल में है, यस। सभी के बीच में एंगल सेम है, यस। 60 डिग्री बन रहा है सभी के बीच में। तो नेट जीरो कितना, नेट कितना आ गया? नेट आ गया जीरो। ऐसा हमेशा होगा। देखो जैसे कि हम और एग्जांपल ले लें, जैसे अगर हम स्क्वायर बना लें, है ना, हम ट्रायंगल बना लें, समबाहु त्रिभुज है ना, और हम चाहें तो चलो ये बना लिया है ना, इसमें करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो इसमें भी सभी साइड पे क्या रखें? सेम चार्ज रखें, क्यू क्यू क्यू
क्यू, ये क्या है, सेंटर पे रखा है क्यू नॉट, ऐसे यहाँ पे क्यू 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 नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा होगा, देखो यहाँ पे भी सेम होगा, ये वाला इधर बल लगाएगा एफ, ये वाला इधर लगाएगा एफ, ये वाला इधर लगाएगा एफ, ये वाला इधर लगाएगा एफ। तो देखो तीनों चीजें फॉलो हो रही हैं क्या, सभी के बीच में समान कोण है, यस 90 डिग्री है, सभी का मैग्नीट्यूड समान है सभी का, तो एफ नेट कितना आ गया 0। और देख के भी पता लग रहा है यहाँ तो, इसने इसको काटा इसने इसको काटा, है ना, आपस में एक दूसरे को काट दिया इन्होंने। अरे हाँ जी। अब जैसे यहाँ है, यहाँ पे ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा और ये इधर फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे आपको देखने से पता नहीं लग रहा है कि एफ नेट बराबर 0 है। क्यों नहीं पता लग रहा, क्योंकि देखो इसको काटने वाला कोई है नहीं, इसको काटने वाला कोई नहीं, इसको काटने वाला कोई नहीं है, लेकिन एफ नेट कितना आएगा 0 आएगा। क्यों आएगा, तीनों फोर्सों का मैग्नीट्यूड समान है, सबके बीच में 120 डिग्री का एंगल है और तीनों एक ही तल में है। तो आपको पता भी होगा कि इनका नेट कितना आता है, 0 आता है, राइट। यस। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये इस एग्जांपल में इसका सबसे ज्यादा यूज है, पेंटागन, पंचभुज, है ना। यहाँ पे इसके सभी कोनों पर एक एक चार्ज क्यू है, और ये कैसा पंचभुज है, सम पंचभुज है, रेगुलर है ये, और बीच में चार्ज है क्यू नॉट। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है। बताओ सेंटर पर कितना फोर्स लगेगा, क्यू नॉट पर कितना फोर्स लगेगा। तो अगर आप इसको नॉर्मली करने लगो तो कैसे करोगे कि देखो भाई, इसने इधर फोर्स लगाया, इसने इधर फोर्स लगाया, इसने एक इधर फोर्स लगाया, इसने एक इधर फोर्स लगाया, इसने इधर फोर्स लगाया, है ना। तो देखने से तो नहीं समझ में आ रहा है, ये दो जरूर समझ में आ रहा है कि ये दोनों आपस में काट लेंगे, बाकी का नहीं समझ में आ रहा। तो हम अपनी वो लगाएंगे कि हाँ सभी का फोर्स सेम है, सभी के बीच में ये एंगल सेम है। एंगल कितना बनेगा पता है ना, 360/5। हाँ एंगल भी सेम है, तो यहाँ पे भी एफ नेट कितना आएगा 0। तो ऐसे ध्यान रखना है आपको, है ना। फोर्स सेम हो, सेम तल में हो, एंगल समान हो, तो उसमें रिजल्टेंट हमेशा क्या आता है 0 आता है। नॉर्मल मतलब ऐसा कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेन देना नहीं है इसका, ये तो सिंपल वेक्टर में आप वेक्टर से प्रूव कर सकते हैं ना। पर अब इनका यूज क्या है, देखो इनको हम कितने बड़े बड़े सवाल कर सकते हैं इससे, है ना। एक आध करा के दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे पेंटागन वाले ही करते हैं। ठीक है। हम क्या करते हैं, इसके 4 कोनों पे तो आवेश रखते हैं, एक कोने पे नहीं रखते हैं। अब बताओ क्यू नॉट पर कितना बल लगेगा। ये रेगुलर पेंटागन है, बताओ क्यू नॉट पर कितना फोर्स लगेगा। तो वैसे अगर इसमें फंस गए अपन एंगल वेंगल के, तो इतने गंदे गंदे एंगल आएंगे ना कि हालत खराब है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं ना अपन, इसमें सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू इस कॉर्नर पर रख देते हैं। अब वैसे प्लस क्यू माइनस क्यू रख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, टोटल नेट चार्ज तो अभी भी 0 है, पहले भी 0 था, है ना। हाँ सर। अब इसका फायदा क्या हुआ, देखो फायदा ये हुआ कि ये जो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू मिलके इनका तो नेट कितना आ गया 0। इनका तो नेट कितना आ गया 0। अब बचा कौन सा, केवल एक बचा केवल ये माइनस क्यू। तो इस माइनस क्यू और इसके बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई a। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू तो अट्रैक्शन होगा, तो डायरेक्शन भी आ गई। डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये वाला, इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, और कितना लगेगा k क्यू नॉट q अपॉन a स्क्वायर, ये आंसर हो गया। अभी तक हमने पढ़ा है 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कूलाम्स लॉ से देते हैं k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। पर धीरे धीरे केवल पॉइंट चार्ज ही नहीं रहेंगे, चार्ज बढ़ते जाएंगे, वो लाइन बन जाएंगे, रिंग बन जाएंगी, स्फेयर्स बन जाएंगी, है ना, शीट बन जाएंगी। लेकिन उनसे पहले मतलब ऐसा हो जाएगा तो हमें फिर वहां पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो उसी का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ ले रहा हूँ कि अभी तक हमने सीखा है 2 चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स।
अभी मैं क्या करता हूँ, एक रॉड ले लेता हूँ, उस रॉड पर प्लस आवेश है, पॉजिटिव चार्ज रॉड है, और उस रोड का उस रॉड के लिए हम टोटल चार्ज Q ले लेते हैं, और इस रॉड के लिए लेंथ हम L ले लेते हैं। ये रॉड की चार्ज टोटल चार्जेस पे Q हो गया और लेंथ इसकी L हो गई। अब यहाँ से A डिस्टेंस दूर एक चार्ज रखा है Q0, A डिस्टेंस दूर, ये तो कितनी हो गई L, और ये कितना हो गया A। तो आपको ये बताना है कि जैसे भाई बात तो यही है कि ये रॉड इस Q0 पर जितना फोर्स लगाएगी, ये Q0 भी रॉड पर उतना ही फोर्स लगाएगा, राइट। तो आपको बस यही निकालना है कि इनके आपस में कितना फोर्स लग रहा है बीच में, या फिर ये बोल दो कि Q0 पर कितना फोर्स लग रहा है। फाइंड फोर्स ऑन Q0। देखो एक ही बात है, Q0 पर जितना फोर्स लगाएगा रॉड, उतना ही रॉड पर फोर्स लगेगा Q0 के द्वारा। तो कुछ भी निकाल दो आपको, जो ठीक लगे, जो आसान लगे। देखो, तो हमें चलना तो बेसिक से ही पड़ेगा। बेसिक मतलब जो हमें पता है। हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स कैसे निकालते हैं। हमें ये नहीं पता है कि बड़े चार्जों के बीच में फोर्स कैसे निकालते हैं। नहीं, बड़ा मतलब यहाँ पे रॉड तो बड़ी हो गई ना, Q0 तो पॉइंट है बट रॉड बड़ी हो गई। तो क्या करें फिर हम उसके लिए? हम उसके लिए सहारा लेते हैं इंटीग्रेशन का, एलिमेंट का, क्योंकि हम इस रॉड को ये मान सकते हैं कि ये रॉड बहुत ज्यादा, ये रॉड क्या है, बहुत ज्यादा छोटे 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 टुकड़ों से मिलके बनी हुई है ना। ये मानते हैं अपन रॉड को कि रॉड क्या है, रॉड ऐसे नहीं है, बहुत सारे पॉइंट चार्जों से मिलके बनी हुई है। तो हमने क्या किया, अच्छा कुछ बच्चों ने ऐसा भी किया है, वो गलत होता है कि जैसे आप इस पूरे चार्ज को सेंटर ऑफ मास पे मान लो, तो ये डिस्टेंस L/2 हो गई, और दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गई L/2, तो ये लिख दोगे KQ0 अपॉन L/2 प्लस A का होल स्क्वायर। ये गलत है ना, ऐसा नहीं होता है। चार्ज मास की तरह हम सेंटर ऑफ चार्ज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और इवन सेंटर ऑफ मास जैसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स में तो है, लेकिन इसमें नहीं है। किसमें? जैसे आप जब ग्रेविटेशन पढ़ो और ग्रेविटेशन में भी ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना पड़े, और आप बोल दो कि ऐसे रॉड है, ये रॉड है और रॉड का सारा मास मैंने यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर लिया, और आपने ऐसे करके बोल दिया ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया G(m/L) तो LA प्लस L/2 का स्क्वायर, वो भी गलत हो जाएगा, है ना। सेंटर ऑफ मास एक अलग चीज है, उसका फील्ड से कोई रिलेशन नहीं होता है। अब करेंगे कैसे इसको, उसकी बात कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, अब देखो दो तरीके से एलिमेंट लेते हैं। कई लोग तो यहाँ से लेते हैं एलिमेंट की, जहाँ चार्ज है वहीं से ऐसे x पे जाके dx का एक एलिमेंट ले लो। तो ये एलिमेंट जो होगा इसका चार्ज dq होगा, और ये एक तरीके से पॉइंट चार्ज हो गया, है ना। ये क्या हो गया? पॉइंट चार्ज। तो अब इन दोनों के बीच में अपन फोर्स निकालेंगे और उसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो एलिमेंट लेने के दो तरीके इसमें हैं। एलिमेंट तो वही आएगा, बट कई लोग x यहाँ से मेजर करते हैं और कई लोग x यहाँ से मेजर करते हैं। आंसर दोनों ही केसेस में सेम आएगा। मैं कहाँ से x मेजर करूं वो आप बता दो, या मैं कर लूं कहीं से भी कर लूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ऐसा नहीं कि कोई कठिन है कोई आसान है, दोनों सेम है। तो मैंने यहाँ से x मेजर कर लिया, कई लोग यहाँ से भी कर लेते हैं, लो यहाँ से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लो ये x हो गया। हाँ तो सर। x मैंने यहाँ से मेजर कर लिया Q0 से, तो मैंने x पे जाके एक छोटी सी पतली सी लेंथ dx लेंथ का एक चार्ज लिया, और इसका चार्ज हो गया dq। अब मुझे dq लिखना पड़ेगा कि dq होगा कितना। तो मैं लगाऊंगा यूनिटरी मेथड की l लेंथ का चार्ज है q, तो dx लेंथ का होगा Q/L इंटू dx। ये हो गया यूनिटरी मेथड से मैंने इस छोटे से जो रेड कलर से मैंने डिनोट किया है, इसका चार्ज आ गया Q/L इंटू dx। अब मैं इस दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स लिखूंगा, राइट, फोर्स dF। तो K इसका चार्ज कितना है dq, उसका चार्ज कितना है Q0, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है x², क्योंकि मैंने x Q0 से ही ले लिया है। तो दिस इज द फोर्स। ये अपना आंसर हो गया। बस इसमें क्या करना है आपको, कांस्टेंट को एक साइड करके इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप इधर इंटीग्रेशन लगा सकते हो, है ना। लिमिट मैं बताता हूँ अभी। तो df तो इंटीग्रेट होके f हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। इधर से हमने कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल ली, k कांस्टेंट है, Q0 कांस्टेंट है, राइट। अच्छा dq की वैल्यू हम रख देते हैं। dq कितना है? Q/L dx।
और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। अब इसमें भी क्यू अपॉन एल कॉन्स्टेंट है तो इसको भी बाहर निकाल लो, तो फाइनली आपका जो इंटीग्रेशन बन गया वो बन गया के क्यू नॉट क्यू अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। बट अभी बस क्या करना है आपको, इस पे लिमिट डाल के इंटीग्रेट कर दो। अब लिमिट कैसे डलेगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लिमिट डलती है आपके एलिमेंट के हिसाब से कि आपका पहला एलिमेंट कहाँ है। पहला एलिमेंट आपको ये मिलेगा, ये कितनी दूरी पे है, ए दूरी पे है। और आखिरी एलिमेंट कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा, ये कितनी दूरी पे है, ए प्लस एल। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि ए दूरी पे, क्योंकि मैं दूरी कहाँ से नाप रहा हूँ, डिस्टेंस कहाँ से नाप रहा हूँ, क्यू नॉट से डिस्टेंस अगर मैं ले रहा हूँ तो पहला एलिमेंट आपका ए डिस्टेंस पे है और आखिरी एलिमेंट आपका ए प्लस एल पे है, तो यहाँ पे लिमिट डल जाएगी। लेकिन अगर किसी ने एक्स यहां से लिया है तो पहला एलिमेंट उसका 0 पे हो जाएगा और आखिरी एलिमेंट उसका एल पे हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से मेजर किया है ना। तो यहाँ पे मैंने तो एक्स कहाँ से मेजर किया है, क्यू नॉट से मेजर किया है, तो ये पहला एलिमेंट मेरा कहाँ हो जाएगा, ए पे, और आखिरी एलिमेंट कहाँ हो जाएगा, ए प्लस एल पे। बस अब मुझे क्या करना है, बस इसको इंटीग्रेट करना है, लिमिट डालनी है और आंसर आ गया। तो एफ बराबर हो गया के क्यू नॉट क्यू अपॉन एल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ऊपर जाके एक्स की पावर -2 प्लस हो जाएगा एक्स की पावर -1, तो ये आ जाएगा आपका कुल मिला के -1 अपॉन एक्स, और लिमिट हो गई इस पे ए से ए प्लस एल। कोई गड़बड़ तो हमने नहीं किया ना, देखते रहना बेटा, है ना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सही है। के क्यू नॉट क्यू अपॉन एल, हमने लिमिट डाल दी, माइनस चाहो तो बाहर पटक लिया, ये तो अच्छा नहीं लग रहा, माइनस यहाँ पटक लो बाहर, है ना, लिमिट डाल दो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस एल माइनस 1 अपॉन ए। ये सब चीज तो खैर आप सब बहुत अच्छे से जानते हो ना, ये तो बस मेन वही था कि इंटीग्रेशन बनाना, उसके बाद तो आप सब एक्सपर्ट हो। तो नीचे क्या आ गया, ए इंटू ए प्लस एल, आगे तो हो जाएगा ना सॉल्व बेटा। तो ये कितना हो गया, ए माइनस हाँ ए सर। माइनस एल, ए से ए कट गया, माइनस से माइनस गया, एक एल से एल गया, तो कितना आ गया, के क्यू नॉट क्यू अपॉन, बस ये आपका इस तरीके से आप करोगे। तो इंटीग्रेशन का एक मैंने आपको उदाहरण दिया कि हाँ इस तरह से हम इंटीग्रेट करके, जब चीजें बड़ी होंगी तो हम क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से एलिमेंट लेंगे। और वो एलिमेंट का मैं आपको एक बार तो बता चुका हूँ, जब हम क्या पढ़ रहे थे, रोटेशन पढ़ रहे थे, तब मैंने बताया था कि किसका एलिमेंट क्या आता है। तो रॉड का एलिमेंट हमेशा ऐसे एक्स पे जाके डीएक्स का हम एलिमेंट लेते हैं, रिंग का थीटा पे जाके डी थीटा, डिस्क का आर पे जाके डी आर की रिंग, इस तरह से हम धीरे धीरे लेंगे, फिर मैं बता दूंगा आपको, है ना। चलिए आगे चलते हैं, हमारा अगला टॉपिक। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया अब तक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, उसमें हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ा, नॉर्मल फॉर्म पढ़ा, फिर हमने सुपरपोजिशन पढ़ा कि अगर एक से ज्यादा चार्ज हों और वो किसी पर फोर्स लगा रहे तो उसका नेट फोर्स हम कैसे निकालेंगे, तो डायग्राम बनाएंगे, नेट निकाल देंगे वेक्टर से, है ना। ठीक है, उसके बाद हमने एक ऐसी छोटा सा सवाल कर लिया इंटीग्रेशन वाला। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इसके खूब सवाल आपको मिलेंगे। तो अगला टॉपिक हम लिख रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था, आवेशों की साम्यावस्था, है ना। तो ये साम्यावस्था वाले खूब सवाल आते हैं। इसमें आपसे पूछा जाता है कि बताओ कौन कब साम्यावस्था में आएगा, और ये है तो वो है, तो साम्यावस्था आने के लिए कितना हमें चार्ज रखना पड़ेगा। तो उसमें 3 टाइप मैंने ऐसे बना रखे हैं, तो 3 टाइप के हम क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे। तो टाइप 1, 3 टाइप के सवाल इसमें बन सकते हैं, मतलब 3 टाइप के इसमें मैंने डिवाइड कर रखे हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल ही है। देखो फर्स्ट, आपने कई बार ऐसे सवाल देखे होंगे या आप देखोगे कि किसी बिंदु से, किसी पॉइंट से हमने धागे से 2 चार्ज टांग रखे हैं इस तरीके से, ठीक है। एक पे चार्ज मान लो Q1 है, दूसरे पे चार्ज मान लो Q2 है, या आप चाहो तो दोनों पे सेम चार्ज मान लो, है ना। तो इसका मास मान लो m है और चार्ज मान लो Q है। एक बार सेम वाला कर लेते हैं, इसमें मास m है और चार्ज Q है ना। तो क्या होगा बताओ, क्या होगा, दोनों सेम चार्ज हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे। तो हम मान लेते हैं कि एक का एंगल यहाँ से बीटा
और एक का एंगल यहाँ से अल्फा मान लेते हैं। भाई हमें पता नहीं है अभी अल्फा बीटा बराबर होंगे क्या नहीं होंगे, हम कुछ कह नहीं सकते, हमें पता नहीं है बिल्कुल भी, है ना। चलो अब हम बनाते हैं एफबीडी, किसी एक का बना लेते हैं पहले इसका। तो ये जो है बॉब, इसको बॉब बोलते हैं ना, ये वाला बॉब इसको धक्का मारेगा, इधर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मान लो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, तो ये वाला बॉब भी इसको इधर धक्का मारेगा और कितना फोर्स लगाएगा, एफ फोर्स लगाएगा। बोलो हाँ कि ना। हाँ। अच्छा बताओ, अगर मैं यहाँ Q को Q1 कर दूं और यहाँ Q को Q2 कर दूं, क्या अब भी ये इसको F लगाएगा तो ये भी इसको F लगाएगा कि बदल जाएंगे, F1 F2 हो जानी चाहिए? चेंज होगा। यही रहेगा। यही रहेगा भैया, यही रहेगा। अरे आपको अभी मैंने बताया नहीं था कि यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, अगर ये इस पे जितना फोर्स लगाएगा वो भी इस पे इतना ही लगाएगा। देखो मैं फिर से बताता हूँ आपको, रुक जाओ। जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, कहाँ से किया था भैया, यहाँ से किया था। देखो ये देखो, क्या यहाँ पे चार्ज Q1 Q2 नहीं है? तो यहाँ Q1 ने Q2 पर अगर F फोर्स लगाया तो Q2 ने भी Q1 पर कितना लगाया, F फोर्स, क्योंकि F फोर्स का चुप रहो, क्योंकि F फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इधर इस पर जितना लगाएगा उतना भी उस पे भी उतना ही लगेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी, ये मैंने कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के आपको ऐसे पूछा, और मेरे को पता था कोई ना कोई तो आंसर देगा कि सर अलग अलग लगेंगे, पर अलग अलग क्यों लगेंगे बेटा, फॉर्मूला तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ही लिखोगे, तो Q1 Q2 पे जितना लगाएगा Q2 Q1 पे भी उतना ही लगाएगा। ओके, नाउ इन पर मास भी है, तो अगर इन पे मास भी है तो नीचे इन पे mg भी लगेगा। ठीक है, mg लग गया, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं इनको ऊपर कर देता हूँ, हाँ जी ये लग गया है ना। अब अगर मैं नेट फोर्स निकालूं तो नेट फोर्स इधर कहीं आएगा, नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स वो भी बता देता हूँ। F और mg का नेट कितना हो जाएगा, F का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर, और ये फोर्स किसके बराबर होगा, इधर टेंशन के बराबर होगा, यहीं से तो टेंशन निकलेगी। खैर ऐसे छोड़ो, अभी आपने एफबीडी बना दिया, हाँ। ठीक है, एफबीडी बन गया हमारा, है ना। और एक फोर्स टेंशन भी तो लगेगी, वो कहाँ दिखाया हमने पिक्चर में, वो भी दिखा देते हैं। तो एक फोर्स ऐसे लगेगी यहाँ टेंशन T, ठीक है। अब हमें बल निकालने, भाई T कितना होगा, अल्फा कितना होगा, तो पहले मैं इधर वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, इस वाले पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इधर वाले को। तो मुझे निकालना है कि T कितना होगा, अल्फा कितना होगा, F और mg तो पता है। ये फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अच्छा तो मैं इसके नीचे E लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हम बात कर रहे हैं। चलिए तो मैं करता हूँ टेंशन के कंपोनेंट। तो टेंशन के कंपोनेंट देखो, अगर ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो T के साथ ये वाला हो जाएगा T cos अल्फा, और ये वाला हो जाएगा T sin अल्फा, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो अब मैं इक्विलिब्रियम में, ये तो मेरे को पता है क्योंकि भाई दोनों ने एक दूसरे को धक्का मारा, कभी ना कभी इक्विलिब्रियम में आ गए। अब ये दोनों बॉब इक्विलिब्रियम में है तो मैं यहाँ फोर्स बैलेंस तो कर सकता हूँ। तो फोर्स बैलेंस किया मैंने, यहाँ लिखा T sin अल्फा बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, और यहाँ लिखा मैंने T cos अल्फा बराबर mg। यहाँ से मैंने दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, तो यहाँ से tan अल्फा बराबर आ गया Fe अपॉन mg। देखो फर्स्ट रिजल्ट आ गया, यहाँ से मुझे अल्फा मिल गया। और अगर टेंशन मुझे निकालनी है तो टेंशन तो मैंने अभी बताई दी थी, और एक और बार फिर देख लो कि इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ दो, तो यहाँ टी का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, टी का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, एफ का स्क्वायर एमजी का स्क्वायर आप जोड़ोगे तो यहाँ से तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा मिलके 1 हो जाएगा। तो यहाँ तो इधर की साइड तो क्या मिलेगा, टी स्क्वायर, और इधर क्या मिलेगा, एफ का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको t बराबर मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ Fe प्लस mg। तो ये दूसरा रिजल्ट आपको मिल गया t का। ये दो ही चीजें हमें निकालनी थी, ठीक है। तो आप देखोगे कि tan अल्फा किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे डिपेंड कर रहा है,
और इधर ग्रेविटेशनल फोर्स mg पे डिपेंड कर रहा है ना। चलिए, तो क्या आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या? अच्छा बताओ, मेरे को ये बता दो अब, अल्फा और बीटा में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? तो अल्फा और बीटा दोनों बराबर होंगे, क्योंकि आप अगर गौर से देखो तो जो अल्फा है वो कोण जो है, जो एंगल है, वो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और mg पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर सेम टू सेम मैं यहाँ पे भी वही काम करूं, यहाँ पे भी मैंने एबीडी बनाया, ये टेंशन लिखा T, इसके मैं कॉम्पोनेंट करूंगा बीटा, तो ऊपर वाला हो जाएगा T cos बीटा, ये वाला हो जाएगा T sin बीटा। मैं वापस से वही काम T sin बीटा वही लिखूंगा, तो यहाँ से आप देखोगे tan बीटा कितना आएगा, Fe अपॉन mg, और टेंशन कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ Fe का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। तो अगर मैं एक बात बोलूं आपको, एक कंक्लूजन हम निकालें, तो कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि Fe तो हमेशा सेम रहेंगे, क्योंकि Q1 Q2 चाहे फोर्स सेम हो चाहे अलग अलग हो, भाई Q1 Q2 चाहे सेम हो चाहे अलग अलग हो, दोनों पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो तो एक दूसरे की वजह से लग रहा है, तो जो एक पे जितना लगाएगा वो दूसरा भी उतने पे उतना ही लगाएगा, यानी कि Fe तो सेम रहने वाला है। बट अगर इनके मास सेम है, अगर इनके मास भी सेम है, तो अल्फा और बीटा हमेशा बराबर होंगे और टेंशन भी बराबर होगी। लेकिन अगर मास अलग अलग है, अगर मास अलग अलग है तो सोचो, मास अलग अलग है तो जिसका मास ज्यादा होगा, उस उधर साइड से एंगल कम हो जाएगा। नहीं आई बात? हाँ सर समझ। समझे। चलिए, तो ऐसे ही मैं दो एग्जांपल ले लेता हूँ, उसमें बस देखते ही बता देना किसका एंगल बड़ा होगा किसका एंगल छोटा होगा, तो मजे वाली बात है ना। ये दो एग्जांपल मैंने ले लिए। ये अल्फा बीटा, बताओ फर्स्ट वाले केस में अल्फा बड़ा होगा कि बीटा बड़ा होगा? अच्छा, 400 दे दूं? मास बताओ अल्फा बड़ा होगा कि बीटा बड़ा होगा? मास सेम है। दोनों बराबर। दोनों सेम दाम। चलो, तो बीटा पहले वाले बड़ा में क्या होगा। होगा? बीटा बड़ा। बीटा बड़ा होगा। पहले वाले में अल्फा बराबर बीटा होगा, क्योंकि मास बराबर है, चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरे वाले में जिधर मास ज्यादा होगा उधर वो ज्यादा उधर झुक एक जाएगा, दूसरा तो अल्फा उधर का कोण छोटा हो जाएगा। बस। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को बताओ कि क्या आपने फ्लूइड में बॉयंसी वगैरह पढ़ रखा है क्या थोड़ा बहुत? चलिए, तो मैं करा देता हूँ आपको सवाल। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमने दो चार्ज को एक रोप से बांध दिया है, नहीं, दो चार्ज को दो रोप से एक पॉइंट पे बांध दिया है ना। इनके चार्ज और मास कुछ है ना, इनकी डेंसिटी दे रखी है, तो मैं बता देता हूँ। इन पे चार्ज है Q1 Q2, इनका घनत्व यानी कि डेंसिटी है सिग्मा, तो सेम मटेरियल के बने हैं ना, डेंसिटी सिग्मा है, ये हो गया। और अभी जो एंगल बन रहा है, मान लो कुछ एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, इनके बीच में एंगल मान लो थीटा बन रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि यदि इस सिस्टम को किसी लिक्विड में डाल दिया, किसी द्रव में डुबो दिया,
पूरे सिस्टम को एक द्रव में डुबो दिया, है ना, और द्रव का घनत्व रो है तथा उसकी जो सापेक्षिक विद्युतशीलता है सापेक्षिक विद्युतशीलता या सापेक्षिक विद्युतशीलता को क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक। एक ही बात है ना। सापेक्षिक विद्युतशीलता के दे रखी है। क्या सेंटेंस बनाया था? द्रव का घनत्व रो है तथा सापेक्षिक विद्युतशीलता है। तो यदि इस सिस्टम को किसी द्रव में डुबो दिया, द्रव का यह है, तब भी दोनों धागों के मध्य थीटा सेम रहता है, कोण समान रहता है। डुबोने के बाद भी है ना, समान रहता है। तो फाइंड आउट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, मतलब द्रव का परावैद्युतांक ज्ञात करें। परावैद्युतांक मतलब यही सापेक्षिक विद्युतशीलता ज्ञात करें। ये सवाल है। तो मतलब ये बोल रहा है कि पहले ऐसा था, सिस्टम को पानी में डुबो दिया, एक द्रव में डुबो दिया, पानी में नहीं, किसी की द्रव में डुबो दिया, उसके बाद भी थीटा सेम रहता है। तो मतलब के की वैल्यू को आपको इसके टर्म में ज्ञात करना है, सिग्मा और रो के टर्म में पता लगाना है क्या होगा। तो भाई क्या करें? तो पहले का एपीडी बना लेते हैं, है ना, कि भाई पहले यही हो रहा था, बाद में यही हो रहा है, कंपेयर कर देंगे, थीटा समान कर देंगे तो हो जाएगा काम जो हमें करना है। तो देखो ये पहले का केस का मैं डायग्राम बनाता हूँ, है ना। तो पहले हमें क्या क्या पता है, देखो वॉल्यूम भी मान लेते, दोनों सेम ही तो हैं, समान बॉब है ना, बॉब समान है, तो दोनों का द्रव्यमान भी मान लेते हैं। तो बताओ नीचे कितना लगेगा? mg लगेगा। मास को क्या लिख सकता हूँ मैं? मास को घनत्व इनटू वॉल्यूम। घनत्व कितना दे रखा है? सिग्मा हाँ सर, इनटू वी, वॉल्यूम। सिग्मा वी जी। और इधर क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई, है ना। चलिए, तो यहाँ से मैं टेन थीटा निकाल सकता हूँ। अच्छा, यहाँ से आधा कर देता हूँ इसको। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा बाय 2। ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा बाय 2, संगत को। तो यहाँ से मैं टेन थीटा बाय 2 लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंबोटकन एफ ई अपॉन एम जी। यही तो आया था अपना। हाँ सर, सिग्मा अब भी। एफ ई को एफ ई लिख लो और एम जी को चाहो तो सिग्मा वी जी लिख लो। ठीक है, ये टेन थीटा बाय 2 पहले वाले केस में आ गया, फर्स्ट केस में आ गया। अब हमने क्या किया, इसको, इस पूरे सिस्टम को हमने एक लिक्विड में डुबो दिया और उस लिक्विड का डेंसिटी है रो। ऐसे मान लो कि हमने एक कंटेनर में इसको डुबो दिया। ठीक है, ये हमने किसी लिक्विड में इसको डाल दिया। तो बताओ अब इसका एफबीडी कैसे बनेगा? तो नीचे तो एमजी पहले लग रहा था, अभी भी लगेगा। और एमजी कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू वी इंटू जी। अच्छा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा क्या? उसमें फर्क पड़ेगा क्या, या सेम पहले जितना ही रहेगा? फर्क पड़ेगा। पड़ेगा फर्क ना। तो पड़ेगा, क्योंकि उसका परावैद्युत तो नया। हाँ, तो आपने जैसे मैंने आपको बताया था कि नया वाला जो विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो पुराने वाले से के ठीक। टाइम
हाँ 1/k हो जाएगा। पुराना वाला अगर Fe था तो अब नया वाला Fe/k हो जाता है। इसका अब आप बोलोगे सर ये कैसे किया डायरेक्टली आपने Fe/k? तो देखो मैंने यहाँ बताया है आपको, यहाँ देखो कि अगर देखो पुराना वाला तो यही होगा ना k q1 q2 upon r²। तो नया वाला माध्यम में क्या होता है, अगर माध्यम चेंज कर दोगे तो नीचे बस ER बदलता जाता है। जब हवा में तो ER 1 हो जाएगा, जब आपने परावैद्युतांक या विद्युत सापेक्षिक विद्युतशीलता k कर दी तो ER की जगह k आ जाएगा। पुराना वाला तो ये हो जाएगा Fe और डिवाइडेड बाय k। समझ गए? हाँ सर। हाँ सर समझ गए। ठीक है, तो ये नया आ जाएगा। तो कोण बराबर कैसे रहा, जब Fe डैश ही चेंज हो गया, Fe ही चेंज हो गया, तो इसका मतलब एक फोर्स और लगा है, और वो फोर्स लगा है बायोंट फोर्स, उत्प्लावन बल। जब किसी भी हाँ किसी को भी पानी के अंदर, किसी को भी किसी द्रव में डुबोते हैं तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, उत्प्लावन बल, बॉयंट फोर्स इसे बोलते हैं, FB। और ये कितना होता है, ये होता है रो ऑफ लिक्विड, मतलब जो भी आपने लिक्विड हो रहा है उसका घनत्व, वॉल्यूम ऑफ जो भी आपने डुबोया है उसका वॉल्यूम इनटू जी। तो यहाँ पे द्रव का वॉल्यूम कितना हो गया, रो, और जो डुबाया है उसका वॉल्यूम हो गया V, और ये G। इस तरीके से हो गया। इसको अगर हम θ/2 बोल दें, क्यों, क्योंकि एंगल तो सेम ही है। तो यहाँ पे अगर मैं tan θ बोलूंगा तो tan θ कितना हो जाएगा, नया वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय नेट फोर्स कितना हो जाएगा नीचे का, सिग्मा VG माइनस रो BG। भाई नीचे वाले को हमने पॉजिटिव मान लिया ना, वो उसी टर्म में चल रहा है, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, अरे बात समझ में आई क्या? θ/2 आएगा। हाँ यहाँ से θ/2 आएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, वहां से जो θ/2 निकला है, मतलब tan θ/2 निकला है, और यहाँ से जो tan θ/2 निकला, दोनों को मैं इक्वेट करा दूंगा। तो दोनों को अगर मैं इक्वेट करा दूंगा तो देखो क्या बनेगा, वहां से निकला है Fe अपॉन सिग्मा VG बराबर, यहाँ से क्या निकला है Fe डैश, वो Fe डैश कितना है, Fe अपॉन k डिवाइडेड बाय ये सिग्मा VG माइनस रो BG। अच्छा ये समझ में आ गया सिग्मा VG माइनस रो BG क्यों आया, क्योंकि सिग्मा VG नीचे रो BG ऊपर है, तो नेट कितना हो गया, सिग्मा VG माइनस रो BG। अब यहाँ से आपने Fe से Fe उड़ा दिया है ना, यहाँ से Fe से Fe उड़ा दिया, VG से VG उड़ा दिया, तो बचा क्या, तो बचा ये, यहाँ से तो बचा 1 सिग्मा, यहाँ से बचा 1/k सिग्मा माइनस रो, और हमें क्या निकालना है, हमें परावैद्युतांक यानी k ही तो निकालना है। तो k बराबर आ गया सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो। इस तरीके से ये सवाल हो गया, देख लो, कोई डाउट तो पूछ लो। तो मेरा सवाल देख लो, टाइप 2 में सवाल क्या है, जैसे यहाँ पे दो चार्ज है 4q तो आपसे पूछा है कि किसी आवेश q0 को 4q और q के मिलाने वाली लाइन पे कहीं पे भी रखना है, इस तरह से रखना है कि वहां पे साम्यावस्था आ जाए, इक्विलिब्रियम आ जाए, है ना। अब इन दोनों को मिलाने वाली लाइन तो केवल ये थोड़ा ना बीच वाली लाइन है, वो तो पूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपको यहाँ पे कहीं भी रो रखना है। तो क्या करते हैं, देखो कैसे करते हैं इन सवालों को। तो सबसे पहले तो हम वो देखो यहाँ पे 3 हिस्से हैं, एक तो ये वाला हिस्सा है, एक यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है, और दूसरा यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा। तो पहले हमें इन तीनों में से डिसाइड करना पड़ेगा कि जो चार्ज Q0 है वो इन तीनों में से किस जगह पे आएगा, है ना, वो डिसाइड करना पड़ता है। तो वो डिसाइड हम कर सकते हैं। अच्छा इसमें एक चीज और है कि ये फिक्स्ड है, अभी ये हिल नहीं सकते, है ना, बाद में इनको अपन अनफिक्स करके भी बताएंगे, ठीक है। तो ये फिक्स्ड है, ये हिल नहीं सकते। तो 3 हिस्सों में से आपको बताना है कि कहाँ पे रखें, और फिर दूरी वगैरह भी निकालनी है ना। चलिए तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं। तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है ना, कोई दिक्कत है ना। अब ये जो चार्ज Q0 रखने वाले ये भी पॉजिटिव है। तो आप सोचो कि अगर मैंने इस चार्ज Q0 को यहाँ रख दिया तो ये पॉजिटिव है, ये इस पे किधर धक्का मारेगा, ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव धक्का मारेंगे, और ये वाला चार्ज भी इस पे इधर ही धक्का मारेगा। तो क्या यहाँ पे रखने पर कभी ये इक्विलिब्रियम में आ सकता है क्या,
साम्यावस्था में आ No. सकता है क्या? नहीं, नहीं। क्योंकि दोनों No. फोर्स ही उस दिशा में लग रहे हैं। अपोजिट लगते तो आता ना। अच्छा, इधर कर लेते हैं, इधर यहाँ रख लेते हैं, तो ये वाला भी इधर धक्का मारेगा और ये वाला भी इधर धक्का मारेगा, दोनों फोर्स उधर धक्का मारेंगे, तो यहाँ भी नहीं आ सकता। तो ये दोनों पॉइंट तो रिजेक्ट हो गए। इसका मतलब वो आवेश बीच, ये इसके और इसके यहाँ पे बीच में इस लाइन पे कहीं पे आएगा, है ना? हाँ क्योंकि अगर वो Q नॉट पॉजिटिव है तो 4Q इसको इधर धक्का मारेगा और Q इसको इधर धक्का मारेगा, तो यहाँ कहीं बैलेंस हो सकता है, क्योंकि एक फोर्स इधर पड़ रहा है, एक फोर्स इधर पड़ रहा है, तो यहाँ बैलेंस होने की संभावना है, मतलब हो ही जाएगा यहाँ बैलेंस, राइट? तो हमने मान लिया भैया कि हमने उसको यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। तो अगर ये डिस्टेंस मैंने x मान ली, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? d माइनस एक्स, क्योंकि D टोटल minus डिस्टेंस X। कितनी है d, ठीक है। यहाँ मैंने चार्ज की रख दिया Q नॉट, है ना? अब देखना, मैं ग्रीन से तो बता रहा हूँ ये वाला, तो जो 4Q है वो तो इस पे इधर फोर्स लगाएगा, इसको मैंने F1 बोल दिया। जो Q है वो इस पे इधर फोर्स लगाएगा, इसको मैंने F2 बोल दिया। और हम चाहते हैं इक्विलिब्रियम में आए, इसका मतलब F1 बराबर होना चाहिए F2 के, बस। अब क्या, F1 लिख दो। F1 कितना हो जाएगा? K 4Q Q नॉट अपॉन X बराबर F2 कितना हो जाएगा? K Q नॉट सॉरी X स्क्वायर d माइनस एक्स का स्क्वायर। बस अब सॉल्व करना है, तो k से k गया, Q नॉट से Q नॉट गया, Q से Q गया, दोनों साइड अंडर रूट लिया तो यहाँ आ गया 2 अपॉन एक्स बराबर 1 अपॉन d माइनस एक्स। सॉल्व किया तो ये गया 2d माइनस 2x बराबर x। तो x बराबर कितना आ गया? 2d/3। इसका मतलब वो चार्ज किसके ज्यादा पास होगा? 4Q के पास, 4Q के ज्यादा पास होगा कि Q के ज्यादा पास होगा? अगर मैं बोलूं कि आंसर x बराबर आया है 2d/3, D/3 तो छोटा है। हाँ, तो मतलब ये चार्ज ज्यादा किसके पास है? छोटे वाले चार्ज के पास है ना। 4Q से तो कितनी दूरी हो गई? 2d/3। तो Q से कितनी दूरी हो गई? d माइनस 2d/3, तो कितना हो गया? d/3। हाँ तो इसका लॉजिकल रीजन भी तो है भाई, छोटे वाले की तो ज्यादा पास होगा, क्योंकि देखो छोटा वाला चार्ज परिमाण में छोटा है तो फोर्स कम लगाएगा, तो वो अपने से दूरी उसकी पास रखेगा ताकि फोर्स को बैलेंस कर पाए। अरे ये बड़ा चार्ज है ना 4Q, तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, और इसके पास भी हो गया तो भैया यहाँ तो बहुत बड़ा फोर्स रहेगा, ये बैलेंस कैसे करेगा बेचारा छुटकू फोर्स इसको, हाँ सर। है ना? तो हमेशा चार्ज हमेशा जो आंसर आता है वो छोटे वाले चार्ज के पास आएगा। और उसका रीजन क्या है समझ में आया? उसका रीजन ये है कि भाई छोटा चार्ज है, फोर्स छोटा होगा, तो वो फोर्स को बैलेंस करने के लिए उस पॉइंट को अपने पास ले आएगा। पास लाने से क्या होगा? हम जानते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो वो फोर्स बढ़ जाएगा और F1 F2 बराबर आ जाएंगे। बात समझ में आई क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो फिर ये वाला करो। जैसे अब मैंने ये सवाल लिया, सवाल सेम है, बस इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, इसको नेगेटिव कर दिया, 4Q माइनस Q कर दिया। अब करो, कैसे करोगे? तो जैसे सिखाया था वैसे ही करना है। पहले तो ढूंढो तीनों सेक्शन में से किस जगह पे आने की संभावना है। तो पॉइंट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? पॉइंट तो पूरा हो सकता है, यहाँ मिलाने वाली लाइन पे कहीं भी हो सकता है। अब अब देखते हैं हम, है ना? तो इस बार एक चार्ज कैसा है? माइनस में है ना? तो मान लो हमने यहाँ कहीं रखा बीच में Q नॉट, है ना? तो ये तो पॉजिटिव है, ठीक है।
4q भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो धक्का मारेंगे, रिपल्शन होगा। पर जो ये नेगेटिव है वो इस पॉजिटिव को अपनी साइड ही खींचेगा, अट्रैक्शन होगा। तो बताओ यहाँ बीच में क्या फोर्स बैलेंस हो सकते हैं क्या? नो। नहीं। भाई यहाँ अगर हम क्यू नॉट रखें तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपल्स करेगा, मतलब धक्का मारेगा, और ये माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा, तो सेम डायरेक्शन में आगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अब यहाँ देखें, यहाँ क्यू नॉट, तो ये प्लस इसको इधर धक्का मारेगा, ठीक है, और ये माइनस इसको अपनी साइड खींचेगा, यहाँ हो सकता है, हो सकता है। अब यहाँ भी देख लेते हैं एक बार, तो यहाँ पे हमने क्यू नॉट रखा, तो ये माइनस है इसलिए इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये 4q पॉजिटिव है इसलिए इसको धक्का मारेगा, तो यहाँ भी हो सकता है। बट वो जगह तो एक ही आएगी, या तो यहाँ आएगी या यहाँ आएगी, दोनों में से आपको डिसाइड करना है कहाँ आएगी। तो मैंने आपको क्या बताया, छोटे वाले Right चार्ज के side पास आता है। तो राइट छोटा कौन है? 4q, और माइनस क्यू में से छोटा माइनस क्यू है, मतलब यहाँ पे Minus 1 Q. ही है ना, 1 है और यहाँ 4 है, तो यहाँ आएगा, वो इस जगह पे आएगा, छोटे वाले के पास आएगा हमेशा। हाँ सर। उसका कारण मैंने बता दिया कि छोटा वाला चार्ज वैसे ही छोटा है तो उसका फोर्स छोटा हो जाएगा, तो वो अपने पास बुला के क्या करेगा, फोर्स को बढ़ा देगा, तभी तो बैलेंस हो पाएगा। बैलेंसिंग का खेल है पूरा। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया, यहाँ पे रख दिया क्यू नॉट। अब डिस्टेंस ले लो, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, x, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो गई, d प्लस एक्स। बस अब फोर्स लिख लो किसने कितना लगाया, तो माइनस क्यू ने मान लो इसको इसकी साइड खींचा, अट्रैक्ट किया, तो ये मान लो F1 हो गया, और इस 4q ने धक्का मारा तो मान लो F2 हो गया। तो बस आपको क्या करना है, F1 बराबर F2, F1 कितना हो जाएगा, K Q, भाई मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ ना, इसलिए मैंने साइन नहीं लिखा भाई, डायरेक्शन तो मैंने ऑलरेडी यहाँ दिखाई दी ना डायग्राम में, तभी तो बराबर हुए भाई। मैंने डायरेक्शन बता दी ना, एक इधर लगेगा एक इधर लगेगा, हाँ तो सर। मैंने बोला अच्छा ठीक है दोनों को बराबर कर दो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही लिखा है केवल। तो मैग्नीट्यूड जब लिखते हैं तो माइनस डालने की जरूरत नहीं है, और दूसरा हो जाएगा K 4q Q नॉट अपॉन d प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बस K से K गया, Q सब गए, तो इधर बचा 1 अपॉन x 2 अपॉन d प्लस एक्स। बराबर डी बराबर तो देख लो Q से डिस्टेंस कितनी आ गई d, तो 4q से कितनी आ गई 2d, तो ऑटोमेटिकली 4q से फिर दूर हो गया। तो आपको पहले सर। मतलब ये देखना चाहिए, देखना पड़ेगा कि हाँ भाई ठीक है ये दूर है, या इस सेक्शन में आ सकता है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से टाइप 2 वाले, और टाइप 3 भी होते हैं। इसमें हम क्या करेंगे टाइप 3 में, कि भैया यहाँ हमने क्यू नॉट डाला, लेकिन अभी तो क्या थे, ये दोनों फिक्स थे, मतलब ये दोनों तो हिल ही नहीं सकते थे, और आपने हाँ। अगर क्यू नॉट को इस जगह पे रख दोगे तो क्यू नॉट भी नहीं हिल पाएगा, वो भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इन दोनों के फोर्सों की वजह से नेट फोर्स यहाँ 0 हो जाएगा, तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि 4q और माइनस क्यू तो ऑलरेडी क्या थे, फिक्स थे, है ना। तो केवल ये पॉइंट पे हमने क्यू नॉट रख दो, या कोई सा भी फोर्स रख दो, वो ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाएगा। क्यू नॉट का मतलब कोई फिक्स नहीं है क्यू नॉट, क्योंकि देखो इक्वेशन से क्यू नॉट तो कट ही रहा है दोनों हाँ। साइड से। तो क्यू नॉट की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, 100 कूलाम, 2 कूलाम, 10 कूलाम, 1000 कूलाम, कितना भी रख दो, वो यहाँ पे बैलेंस होगा 100%, क्योंकि चार्ज पे फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। लेकिन अब जो अगला टाइप है उसमें यह है कि ये जो 4q और माइनस क्यू है, ये फिक्स नहीं है, ये भी मूव कर सकते हैं, ये भी अपनी जगह से मूव कर सकते हैं, है ना। जैसे अभी ये 4q और माइनस क्यू फिक्स नहीं होते तो क्या होता, ये 4q और माइनस क्यू एक दूसरे को अट्रैक्ट करते और ये ऐसे आके चिपक जाते हैं, है ना। पर ये दोनों भी फिक्स हैं, इसलिए इसमें हमें कुछ ऐसा करना नहीं पड़ा, बस क्यू नॉट की यहाँ पे हमने बस ये लेंथ निकाल ली x की, भाई यहाँ पे तुम कोई भी चार्ज रखोगे वो इक्विलिब्रियम में आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। लेकिन अगले अब टाइप में हम क्या करेंगे कि ये फिक्स नहीं है, ये भी मूव कर सकते हैं, तो एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे कि वहां पे एक पर्टिकुलर चार्ज रखने पर तीनों बैलेंस हो जाएंगे, तीनों।
अभी तीनों बैलेंस नहीं है, ध्यान रखना, अभी केवल ये क्यू नॉट बैलेंस्ड है। यहाँ पे क्यू नॉट पे कुछ भी रखोगे तो वो इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ये माइनस क्यू और 4q अपनी जगह पर फिक्स है, हमने गोंद से चिपका रखा है चार्ज को। बात समझ में आ रही है क्या? टाइप 3 में हम क्या करेंगे, इस 4q और माइनस q को भी खुला छोड़ देंगे कि भाई तुमको मूव करना है तो करो। तब मैं आपसे पूछूंगा कि एक ऐसी जगह बताओ, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही पूछूंगा कि एक ऐसी जगह बताओ कि वहां पे एक पर्टिकुलर चार्ज को रखने पर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, किसी को भी गोंद से चिपकाने की जरूरत ना पड़े और तीनों ही इक्विलिब्रियम में आ जाए, कोई अपनी जगह से ना हिले, ऐसा हो जाएगा। अरे बात समझ में आई क्या? हाँ सर। हाँ सर, दिस वाज है ना? तो आज अपन इतना ही रखते हैं, आज बहुत ज्यादा पढ़ लिया। तो टाइप 3 में क्या है, देखो ध्यान से। तो टाइप 3 में भी मैं ऐसा ही सवाल कराता हूँ, छोटा ही सवाल लेता हूँ, यही वाला ले लेते हैं। ठीक है, बट अभी क्या है, ये फिक्स नहीं है, ये मूवेबल है। तो अभी तो मैंने हाथ से पकड़ रखा है उनको कि भाई रहो यहीं रहो, डी डिस्टेंस पे रहो, तुम 4q यहीं रहो, माइनस q तुम यहीं रहो, डी डिस्टेंस पे रहो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आवेश q नॉट को, आवेश 4q व q के मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि पूरा सिस्टम, q नॉट की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, पूरा सिस्टम साम्यावस्था स्थापित हो जाए, है ना? कहाँ रखें ये तो बताना ही है। और सेकंड सवाल आपको क्या बताना है, q नॉट का मान क्या होगा। q नॉट यहाँ पे फिक्स वैल्यू होगी, फिक्स वैल्यू। q नॉट यहाँ पे फिक्स वैल्यू होगी। अब देखो कैसे करेंगे। तो पहली बात तो क्या है, फिक्स नहीं है ना, ये फिक्स नहीं है, ये भी मूव कर सकते। तो अभी तो मैंने हाथ से पकड़ रखा है उन्हें। तो अब हमें क्या करेंगे, एक क्यू नॉट चार्ज को इस तरीके से रखना है कि सारा काम बढ़िया हो जाए। ठीक है भाई, तो पहली स्टेप तो मैंने क्या बोल रहा हूँ आपको कि वही है, ये एक पॉइंट ढूंढो जहां पे रखने से वो बैलेंस पॉइंट आ रहा हो। ठीक है, कर लोगे? वो तो कर ही लिया है ना अपन ने, स्टेप 1। सर कर लिया। तो इसकी स्टेप 1 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। यहाँ पे वो पॉइंट आएगा, इधर F1, इधर F2, F1 बराबर F2, यहाँ पे Q नॉट रखा है, F1 बराबर F2, तो यहाँ से X बराबर कितना आ गया था, D। ठीक है, यहाँ तक काम हो गया। अब स्टेप 2 क्या करना है पता है? जो काम हमने Q नॉट पे किया है ना, फोर्स बैलेंस करने का, है ना? अरे जो काम हमने यहाँ किया ना Q नॉट पे फोर्स बैलेंस हाँ करने का, वही काम इन दोनों में से किसी भी एक पर कर दो। या तो 4q पर लगने वाले नेट फोर्सों को बैलेंस कर दो, या माइनस q पर लगने वाली नेट फोर्स को बैलेंस कर दो। जैसे 4q पे तो कौन फोर्स लगाएगा, एक तो ये माइनस q लगाएगा और एक q नॉट लगाएगा। या फिर इस माइनस q पे कौन लगाएगा, या तो एक तो 4q लगाएगा और एक q नॉट लगाएगा। बस स्टेप 2 में ये करना है कि जो काम Q नॉट के लिए किया है, Q नॉट के लिए क्या काम किया है, हमने फोर्स को बैलेंस किया है, दो फोर्स जो लग रहे थे उनको बराबर कर दिया है। वही काम आपको इन दोनों में से किसी भी एक चार्ज के लिए करना है। ठीक है, मतलब आपने Q नॉट को तो बैलेंस कर दिया, इस पॉइंट पर रखने से Q नॉट तो बैलेंस हो जाएगा अगर 4q और माइनस q अपनी जगह पर रहेंगे तो। ठीक है, लेकिन सर, अब हमें इन दोनों में से किसी को भी एक बैलेंस कर देंगे तो तीसरा फिर अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो क्या करें बताओ, किसको करें बैलेंस? माइनस के बताओ, बीच 4q में को करें, माइनस के बीच में इसको कर देते। माइनस क्यू को कर देते। लो, माइनस क्यू पे मैंने डायग्राम बना दिया। तो अब माइनस क्यू को बैलेंस करने के लिए देखना, जो 4q है वो तो पॉजिटिव है, माइनस क्यू माइनस में, तो ये तो अट्रैक्ट करेगा। हाँ, करेगा, इसको मैंने F1 बोल दिया। अच्छा, Q नॉट के बारे में हमें कुछ नहीं पता, Q नॉट एक अननोन फोर्स है, लेकिन यहां से हमें पता लग गया कि Q नॉट को पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि उसे भी अट्रैक्ट करना पड़ेगा। हाँ सर। बताओ,
अगर क्यू नॉट ने रिपेल कर दिया, रिपेल कब कर सकता है क्यू नॉट? जब वो माइनस में हो, तो फोर्स बैलेंस हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे हमको एक चीज पता लग गई, क्या? कि क्यू नॉट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, खैर वो तो। अब वैल्यू निकालते हैं मैग्नीट्यूड की। तो F1 कितना हो जाएगा? K 4Q इंटू क्यू अपॉन डी स्क्वायर, दोनों के बीच में डिस्टेंस d है, फिर आ जाएगा K Q नॉट Q अपॉन, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? Q और Q नॉट के बीच में x स्क्वायर। और x की वैल्यू कहाँ से लिखेंगे हम? स्टेप 1 से आ जाएगी x की वैल्यू। और यहाँ पे बाई चांस वो यहाँ पे डी स्क्वायर ही है ना? तो k से k गया, q से q गया, तो यहाँ से कितना आ गया? 4Q बराबर Q नॉट। अब वो यहाँ पे ऐसे सिमेट्री बैठ गई कि आंसर सेम आ गया। ठीक है, बट जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो। तो Q नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? 4Q। बात समझे क्या? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। समझ गए? चलो तो एक और कर दो, तो फिर क्या होगा कि पक्का हो जाएगा, है ना? एक सवाल कर दो, इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं अपन। आप 4Q के लिए निकालते तब अलग आ जाएगी। अरे सेम आएगी, कर लो, सेम आएगा भैया, Q नॉट का मान सेम आएगा, कर लो। कर रहे हो क्या? कर लो। 9Q नहीं और सर, Q आलसी। सर आलसी किसी को नहीं आती, सभी को आती। सही बात बोला यार ये। और ठंड वैसे पड़ रही है आजकल तो। उठने का भी नहीं मन। सर को आलसी नहीं आती। ये सवाल है, करो इसको। ये सवाल बड़ा भी बनता है कैसे? इसमें 2 की जगह 3 चार्ज आ जाएंगे, 4 चार आ जाएंगे, 5 चार्ज आ जाएंगे, फिर ये बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। खैर इसको करो। तो इसमें हमें पता है कि हमें चार्ज बीच में कहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना, 9Q और Q। तो स्टेप 1 कर रहे हैं हम, तो पहले एक ऐसा पॉइंट निकालेंगे जहां पे इक्विलिब्रियम आए। तो अगर हमने यहाँ रखा Q नॉट, तो भैया दोनों उसको धक्का मारेंगे तो बैलेंस नहीं हो पाएगा। अगर हमने Q नॉट यहाँ रखा, यहाँ भी दोनों धक्का मारेंगे, बैलेंस नहीं हो पाएगा। आप बोलोगे सर Q नॉट को आप पॉजिटिव क्यों लो? तो नेगेटिव ले लो बेटा, नेगेटिव ले लो। अगर आप यहाँ नेगेटिव रखोगे तो ये प्लस वाला भी अट्रैक्ट करेगा और इधर 9Q भी अट्रैक्ट करेगा। तो वही बोल रहा हूँ, इस Q नॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें वो कहाँ रखना पड़ेगा? झक मार के बीच में कहीं रखना पड़ेगा। रख देते हैं यहाँ पे Q नॉट को। इसको हम x ले लेते हैं, इसको हम क्या लेना पड़ेगा? d माइनस एक्स। सबसे पहले x निकालो। कर दूं, डायरेक्ट ही कर दूं क्या? k हाँ सर। 9Q Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर k 9Q, नहीं 9Q थोड़ी, Q Q Q नॉट अपॉन d माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करो, यहाँ से x की वैल्यू निकालो जल्दी से, कितनी आई? D/4। D/4 है। हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकता। 3D/4। आपने इधर से इसे 3D/4 आता है। अच्छा, तुमने उधर से मान लिया होगा x ना, ठीक है। तो x की वैल्यू ये आ गई। अब हमें करना है स्टेप 2 कि भैया इस Q नॉट का मान क्या हो, Q नॉट की वैल्यू क्या हो। तो देखो भाई, सबसे पहले मेरे को बताओ कि Q नॉट पे हमने बैलेंस स्थापित कर लिया, साम्यावस्था ले आए हम बैलेंस करके। अब हमें इन दोनों में से किसी पे करना है, या तो इस पे करना है या इस पे करना है। तो किसको चूज करोगे? आपकी मर्जी है। आप चाहो तो 9Q को इक्विलिब्रियम में लाओ या Q के इक्विलिब्रियम में लाओ, सेम आंसर आएगा। बताओ जल्दी से, कौन सा करना है? Q Q करना है, ठीक है। तो अब ये बात गौर से देखो कि 9Q पॉजिटिव है, तो 9Q इस Q को धक्का मारेगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो इस Q नॉट को इसे क्या करना पड़ेगा? अट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट? इसका मतलब ये Q नॉट क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। अब ठीक है, आगे का काम तो हो जाएगा। 9Q ने इसको धक्का मारा, Q नॉट ने इसको अट्रैक्ट किया, दोनों फोर्स बराबर कर दो। ठीक है, कर दो। तो फिर तो इसको बोल दो F1, इसको बोल दो F2, F1 बराबर F2। हाँ भाई, Q नॉट कितना लगाएगा? K Q नॉट Q अपॉन D माइनस एक्स, कितना हो गया? D/4 का स्क्वायर बराबर K
अब 9q और q के बीच में लिखना है, तो k 9q इंटू q अपॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ से q नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये q नॉट का केवल मैग्नीट्यूड आपको देगा, डायरेक्शन तो आपने सोच ही ली, डायरेक्शन तो क्या है, नेगेटिव, वो तो आपने दिमाग से पहले ही निकाल ली। ये आपको मैग्नीट्यूड देगा, डायरेक्शन तो आपने पहले ही निकाल ली ना दिमाग से कि भाई नेगेटिव होगा तभी काम चलेगा, बिना नेगेटिव के तो चलेगा नहीं। तो q नॉट कितना आ रहा है यहाँ से 9q upon 9q अपॉन 16, और ये आएगा नेगेटिव में। नेगेटिव हमने कैसे लगाया, हमने दिमाग से सोच के। ठीक है, चलिए तो फिर हम आज यहीं तक रखते हैं, कल इसके आगे स्टार्ट करेंगे। किसी को डाउट हो तो पूछो।